हाँ जी हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, स्क्रीन पे करता हूँ। अच्छा, ये विजिबल है ना सबको, स्क्रीन? हाँ जी। अच्छा, जो अबूजर ने वो फिल किया है, वो ये वाला किया है कि भाई। अच्छा, एक और चीज के देखो, अब ये ईआरडी ना एक उस पे पूरी नहीं आई, तो इसको ना पार्शली भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक जो है वो एक इमेज बन जाता है, ये वाले हिस्से तक, और उससे नीचे वाला जो है ना, फिर वो बाकी दूसरा इमेज बन जाता है। हम वो उसे चेक कर लेते थे। अच्छा जी। अबूजर ने जो बनाई है ईआरडी, वो बनाई है HCS टेस्टेशन फॉर्म के ऊपर, जो है ना। यानी कि अगर हम HEC का सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जाए ना, तो जो हम यूजर से इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, उसके लिए हमारे पास ये टेबल बनेंगे, और उनके आपस में ये रिलेशनशिप बनेंगे, तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना आ जाएगी। तो आई थिंक ये जो मेन टेबल है हमारा, वो ये वाला है। स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। टाइटल है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, मैरिटल स्टेटस है, ठीक है। और जेंडर है, NIC है, डेट ऑफ बर्थ है, एनी डिसेबिलिटी है, फादर नेम है, मेलिंग एड्रेस है, कंट्री आईडी है, सिटी आईडी है, और डिस्ट्रिक्ट आईडी है। अच्छा, मैं ना कल ये तहरीम के भी उस पर देख रहा था। मुझे एक चीज बताओ, अगर हम लोगों के पास सिर्फ सिटी आईडी आ जाए इस कॉलम, इस टेबल में, तो बाकी चीज, दो चीजों की जरूरत है। मेरे केस में नहीं हम है। ही क्रिकेट कर सकते हैं सीधे से। क्या कह रही हो तेरी? सीधे से ही गेट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, यानी कि अगर हम जो मैंने आपको मैपिंग टेबल बताया था, अगर हम सिटी का मैपिंग टेबल बना लें कंट्री के साथ और डिस्ट्रिक्ट के साथ, जिसमें सिर्फ आईडी पड़े होंगे, यानी कि सिटी आईडी जिसका लाहौर का अगर 5 है, तो वो किसका कंट्री है, उस यानी उसका कंट्री कौन है और उसका डिस्ट्रिक्ट कौन है। अगले कॉलम में उसका कंट्री आईडी पड़ा होगा, उससे अगले कॉलम में उसका क्या पड़ा होगा, डिस्ट्रिक्ट आईडी पड़ा होगा। ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ इधर सिटी की आईडी भी होती, एक कॉलम होता, तो वो इनफ था। अच्छा जी, ये वाला टेबल जो है स्टूडेंट आईडी के साथ मैप हुआ है, जो कि यहाँ पे ये वो बन रहा है, फॉरेन बन रहा है, ये इसके लिए मास्टर बन गया। तो इसमें क्या है, ओरिजिनल डिग्री चाहिए, उससे नंबर ऑफ कॉपीज डिग्री चाहिए, डिग्री ट्रांसलेशन चाहिए, और ये। अब यहाँ पे जो है ना, एक तो ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि वो डिग्री कौन सी चाहिए उसे। यानी कि उसे जो है क्या कहते हैं हम, क्वालिफिकेशन आईडी आना चाहिए था एक कॉलम। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये यानी कि नंबर ऑफ कॉपीज, ये जो भी है कॉलम्स हैं, ये किस डिग्री के हैं, उसका आईडी आना चाहिए था। अगर वो बैचलर सिलेक्ट करता तो यहाँ पे बैचलर के ये सारे आगे आ जाते। अगर वो इंटर सिलेक्ट करता तो इंटर के आ जाते, मास्टर सिलेक्ट करता तो मास्टर के आ जाते। बाकी रिमेनिंग ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये डिसेबिलिटी का बनाया हुआ है, ठीक है, कि उसका आईडी आएगा और डिस्क्रिप्शन आएगा। अच्छा, एक और चीज, जब यहाँ पे आप ये लिख रहे हो ना, ये वाली फील्ड, यानी कि जिसके आगे आईडी आता है ना, ये वाली फील्ड को ही आप यहाँ पे वो किया करो। इसका मैं आपको फायदा बताता हूँ सर, सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि जब आपने यूजर डाटा पे ज्वाइन लगाना है, ये डिसेबिलिटी इन्फो के साथ, तो ज्वाइन में जो कौन सा टेबल आएगा, इधर आप लिखोगे, यानी कि यूजर के टेबल, यूजर डाटा डॉट एनी डिसेबिलिटी लिखोगे ऑन के बाद, यानी कि ज्वाइन, ज्वाइन डिसेबिलिटी इन्फो, ठीक है। और उसके बाद आप ऑन लिखोगे, ऑन के बाद आप यूजर डाटा डॉट एनी डिसेबिलिटी लिखोगे, इक्वल टू डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन डॉट डिसेबिलिटी आईडी लिखोगे। ऐसे ही लिखोगे ना, तभी इन दोनों का ज्वाइन बनेगा। तो कोशिश ये की जाती है कि जो आपस में टेबल, आपस में जो रिलेशन बना रहे हो ना, उनको सेम रखा जाए।
ठीक है, उसका फायदा ज्वाइन में भी होगा और देखने से भी फौरन पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला जो कॉलम है ना, ये इससे रिलेट कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है यूजर क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट आईडी आ गया, और उसके बाद ये आ गया। हाँ ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आईडी इधर भी जाना था ताकि हमें पता चलती कि ये अटैचमेंट किसकी है। ठीक है, स्टार्ट डेट आ गई, एंड डेट आ गई, प्रोग्राम आईडी आ गया और यूनिवर्सिटी आईडी आ गई। ये आईडी बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, ऐसे ही लिखने चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम आईडी में क्या है, प्रोग्राम टाइटल में प्रोग्राम टाइटल और प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन आ गया। इसी तरह करके क्वालिफिकेशन आईडी आ गया और डिस्क्रिप्शन आईडी आ गई, ये भी ठीक है। यूनिवर्सिटी आईडी में यूनिवर्सिटी आ गया और यूनिवर्सिटी नेम आ गया। अच्छा, इसको और आप एक्सपेंड कर सकते थे वैसे इस यूनिवर्सिटी वाले को, यानी कि वो किस एरिया में है, अगेन सिटी आईडी भी इसमें आ जाता। इसके अलावा यानी कि जो है यूनिवर्सिटी का जो भी यानी कि उसके और इंफॉर्मेशन होती है फिजिकल, यानी कि फोन नंबर से रिलेटेड, फैक्स से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन भी इसमें आ सकती थी। अच्छा, ये मैरिटल स्टेटस आ गया, ये भी ठीक है। जेंडर भी ठीक है। ये ये बल्कि आपने बनाया हुआ है मैपिंग टेबल, लेकिन यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे चाहे तो आप जो है ना अलग से भी एक मैपिंग टेबल बना सकते थे जिसमें आप इधर कंट्री आईडी भी रख सकते थे। इसका फायदा फिर क्या होता है कि जब यानी कि यूजर को हम जब फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते थे, तो यूजर यूजर को हम एक कम्बो बॉक्स दिखाते हैं। कम्बो बॉक्स क्या होता है कि जिस तरह वैल्यू चूज करते हैं ना, जिस तरह सर्च बार में यानी कि वैल्यू आ जाती है, तो जो वो टाइप करता है, फॉर एग्जाम्पल पी के टाइप करता है, तो पी के से रिलेटेड जितनी यानी कि कंट्रीज है वो आ जाती है। जब वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता, तो इस टेबल से हम सिर्फ वो कंट्रीज उठा ले, वो सिटीज उठा लेते हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि अगर हमारे पास दोनों टेबल का कोई रिलेशन होगा, तभी हम उस टेबल की सिर्फ वैल्यू उठाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2000 के करीब रिकॉर्ड है, एक उसके अंदर यानी कि कंट्री आईडी अगर होता, जो कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का कंट्री 115 है, तो 115 के जितने रिकॉर्ड थे वो हमने सिलेक्ट क्यूरी लगा के उठा लेने थे। क्यों? क्योंकि उसने अगर कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया है, तो अब उसे ड्रॉप डाउन में सिर्फ पाकिस्तान के कंट्रीज आने चाहिए ना, सॉरी पाकिस्तान के सिटीज आने चाहिए। तो इस तरह करके अगर ये इधर मैप हुआ होता, लेकिन इस अब नहीं हम उठा सकते। अब अगर हम उठा सकते हैं तो क्या उठा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट उठा सकते हैं। कि डिस्ट्रिक्ट अगर उसने 1 2 3 सिलेक्ट किया है, तो 1 2 3 के अगेंस्ट कितने कितने सिटीज हैं वो उठा सकते हैं हम। लेकिन अगर वो कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट करता है, क्योंकि कंट्री का यहाँ पे आईडी नहीं है, तो कंट्री की बेस पे हम यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते थे। ये कंट्री आईडी कंट्री दी का हुई है आईडी ना, है। सिटीज के नीचे देखो, सबसे टॉप कॉलम, टॉप कॉलम जो है, हाँ कंट्री ठीक है, आईडी। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली फिर मैपिंग टेबल भी बन गया। ये देखो, अब ये यहाँ पे बात समझो, ये मैपिंग टेबल भी बन गया और ये क्या बन गया है, वो भी बन गया सिटी नेम, वो मास्टर टेबल भी बन गया, ये लुकअप टेबल भी बन गया। मैपिंग कैसे बन गया कि ये एक सिटी मैप हो रहा है कंट्री आईडी से और डिस्ट्रिक्ट आईडी से। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना एक नुकसान है, क्यों हम टेबल अलग अलग बनाते हैं, मास्टर टेबल में कोई कोई और आईडी क्यों नहीं रखते। अब देखो, अगर तो फॉर एग्जाम्पल के 500 सिटीज है, ठीक है, तो 500 के अंदर ये मैप होगा। ठीक है, और अगर हमारा यानी कि अगर हमारा सिर्फ मैपिंग टेबल ऐसा होता है जिसके अंदर सिर्फ कंट्री आईडी होता, डिस्ट्रिक्ट आईडी होता और सिटी आईडी होता, सबसे पहले फायदा उसके अंदर ये होना था कि तीनों कॉलम हमारे इंटीजर होने थे। ठीक है, तो और वहां पे और दूसरा फायदा क्या होता है, जब हम उधर अनमैप करते हैं ना, तो हमारा सिर्फ मैपिंग से डिलीट होता है, ये लुकअप में फिर भी पड़ा होता है हमारा डाटा। ठीक है, तो ये खैर ये चीज ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा क्योंकि हम ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे अपने उसमें ना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है सारी। अच्छा जी, पहले में आपने कौन सी बनाई है, लिखा ही नहीं। ये मैंने एडमिशन फॉर्म के लिए बनाई थी। अच्छा, स्टूडेंट आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एनआईसी आ गया, फादर नेम आ गया, फादर एनआईसी आ गया, जेंडर आ गया, फादर ऑक्यूपेशन आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया,
कंट्री आईडी आ गया, डिस्ट्रिक्ट आईडी आ गया, अगेन यहाँ पे वही चीज, ठीक है ना। हाँ रिलीजन जी, आईडी समझ ठीक आ है, गई इस स्टेटस चीज। आईडी ठीक है, मैरिटल स्टेटस ठीक है। अच्छा जी। इसमें इसका वो बनाया, अगेन वही बात की, जब आईडी लगे होंगे ना तो मुझे समझ आ जाएगी कि हाँ इसका यानी कि कोई ना कोई सब टेबल होगा, यानी कि ये उसके लिए डिटेल टेबल होगा और इसका मास्टर टेबल कोई ना कोई होगा। अब ये फादर ऑक्यूपेशन अगर तो ये डायरेक्ट बनाया, यानी कि इसका कोई और नहीं लिख बनाया, तो यहाँ पे एक तो ये फ्लॉ है कि ये ऑक्यूपेशन आईडी बनना चाहिए था, तो फादर ऑक्यूपेशन आईडी। अब देखो ऑक्यूपेशन के टेबल का जो उधर अबूजर ने बनाया हुआ है कि भाई ऑक्यूपेशन का फायदा क्या होता है, कि भाई जिधर भी फादर ऑक्यूपेशन हो, मदर ऑक्यूपेशन हो, यानी कि जो बंदा खुद है एप्लीकेंट उसकी ऑक्यूपेशन हो, या ऑक्यूपेशन कहीं और पे भी यूज होना हो, सिंपल। अब क्योंकि देखो हमें तो वैलिड डाटा चाहिए होता है, ये हमने यूजर को ज्यादा से ज्यादा फोर्स करना होता है। जब वो वैलिड डाटा आएगा तो इसका मतलब है कि हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अब एक बार अगर हम ऑक्यूपेशन का टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे या कहीं पे भी ऑक्यूपेशन यूज होना होता है, या एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशन भी यूज होना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि मोस्टली जो फीमेल होती है वो हाउस वाइफ होती है, लेकिन यहाँ पे हर चीज पूछी जाती है कि भाई मदर ऑक्यूपेशन क्या है आपका। ठीक है, तो वो इस तरह करके जो है ना, यानी कि चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज इसमें एक मिस है। मैरिटल स्टेटस में स्टेटस आईडी। अच्छा मुझे ये वाला स्टेटस आईडी, आप मैरिटल स्टेटस कह रही हो, ये स्टेटस आईडी क्या है? नहीं नहीं, ये पहले मैंने ना मैरिटल स्टेटस को रखा था, मुझे डिलीट करने की याद नहीं रही। तो स्टेटस आईडी वही है। हम्म। और अगेन यहाँ पे भी यानी कि कॉलम का नेम, अब देखो एक और अगर यानी कि अब स्टेटस आईडी तो कोई किसी और चीज में भी हो सकता है ना, यानी कि कह लो कि अभी स्टेटस जो है वो किसी और चीज में, यानी कि पेंडिंग एप्लीकेशन का हो सकता है, अप्रूव एप्लीकेशन का स्टेटस हो सकता है। इस तरह करके ये जो नाम है ना, ये आपने बहुत जेनेरिक रखा हुआ है। इसे इसे जो है ना आपने यानी कि कह लो कि प्राइवेट नेम जो होते हैं ना वो रखने हैं, पब्लिक नेम नहीं रखने। यानी कि इसका नाम बनना था मैरिटल स्टेटस आईडी। सेम इसी तरह डिस्क्रिप्शन आप सिंपल लिख सकती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ वहां पे आनी होती है। तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो, मैरिटल स्टेटस डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे भी स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, मैरिटल स्टेटस में सिर्फ मैरिटल का बहुत है, ठीक है। जिस तरह बाकियों में नहीं आपने लगाया हुआ। अच्छा, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन ये आपने ठीक किया, लेकिन यहाँ पे ये लिया कॉलम का है यहाँ पे, दोनों प्राइमरी हैं। ये यूनिक की जब बनाई है ना, तो उसकी वजह से इस तरह से आई है। हाँ बिल्कुल सही है। ये सीएनए से यूनिक की हुई है। नहीं लेकिन ये वाला टेबल किस कॉलम के साथ है? इसमें आईडी वगैरह दी हुई है ना, तो उसमें नीचे पूरा टेबल नहीं आया हुआ, तो उसके अंदर आईडी दी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। हाँ यानी कि प्रोग्राम आईडी इधर होगा इसके, हाँ जी। और यहाँ पे ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट का एक ही प्रोग्राम होगा इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन आईडी, स्टूडेंट आईडी, प्रोग्राम आईडी, क्वालिफिकेशन आईडी होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, ये भी ठीक है। रिलीजन आईडी ये ठीक हो गया। ये क्यों यहाँ पे यानी कि 1-to-1 रिलेशन बना है? ये तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, यानी कि एक स्टूडेंट तो एक ही रीजन में होगा, तो बस मैंने ये सोच के हाँ की है। वो एक इसमें होगा ना यहाँ पे, ये यानी कि वो बनेगा, लेकिन एक इसके अंदर तो मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे ना। हम्म। अच्छा, आपने इस कॉलम के ऊपर यूनिक की लगाई है? हाँ जी, इस पे लगाइए। अच्छा ठीक है। सिटी आईडी हो गया, ये शायद बाय मिस्टेक हो गया होगा। सिटी आईडी ये, बाकी ये बिल्कुल ठीक अप्रोच यूज किया, यानी कि ये आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है। ठीक है ना, ये है अप्रोच यूज होती है कि हम लोगों ने टेबल की लिंकिंग ऐसे करनी होती है कि कम से कम डाटा स्टोर करके हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना मेंटेन करें। जेंडर भी ठीक है। अच्छा, सिटी कंट्री आईडी, कंट्री नेम हो गया, डिस्ट्रिक्ट आईडी यहाँ पे, ये कंट्री आईडी आ गया, प्रीवियस कोड। अच्छा, ये वाला जो कॉलम आपने बनाया ना इधर प्रीवियस कोड का, ये सेम कॉलम आप कंट्री के लिए भी बना सकती हो।
आपको पता है ना, यानी कि कंट्री के भी कोड होते हैं, जैसे पाकिस्तान का PAK है, इंडिया का INR है, इस तरह करके कंट्री के कोड भी होते हैं आपने। सही है। हाँ ठीक है। लेकिन आपके पास जो है ना इंफॉर्मेशन में बहुत इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यानी कि इसके अगर आपने डॉक्यूमेंट लेने हो वो बिल्कुल मिस है। इसके अलावा एड्रेस जो है वो बिल्कुल मिस है, फोन नंबर वगैरह बिल्कुल मिस है। इस तरह की चीजें जो है ना आपके पास इधर मिस है, ये वाली सारी। यानी कि अगर ये चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे और यूजर से डाटा स्टोर करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो स्टोर ही नहीं होगी। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की बेस पे तो हम किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करेंगे तो वो तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी ना। ठीक अटैचमेंट है, फिर से मैं दोबारा रिलेटेड। बना लेती हूँ। हाँ, अटैचमेंट से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, अटैचमेंट में ना यानी कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें एक डॉक्यूमेंट टाइप भी एक चीज आती है, ठीक है। उसका भी लाजमी बनाया करना जब आप, यानी कि ये तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब भी करेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट है किस टाइप का। आपने देखा होगा कि अक्सर साइट पे यानी कि जो है ना कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वही सपोर्ट कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं वो सपोर्ट करते, यानी कि JPG कर दी या PDF कर दी, इस तरह की कर रहे होते हैं सपोर्ट। बाकी ठीक है, यानी कि ठीक है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये सिक्योरिटी फार्म है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये PDF में ना आई थिंक ये पूरी होगी। अच्छा जी। सिक्योरिटी फार्म जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, एम्प्लॉय इन्फो से। एम्प्लॉय ID आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फादर नेम आ गया, ब्लड ग्रुप आ गया, क्या कास्ट आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, रिलीजन आ गया, और ये क्या चीज है। सुन्नी शिया। हाँ ठीक है। अच्छा जी। जब वो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इधर आएगी तो फैमिली डिटेल अलग से कर दी, ये बहुत अच्छा काम है, यानी कि इस टेबल को सेग्रीगेट कर लिया इस टेबल के साथ। ठीक है, यानी कि फैमिली इंफॉर्मेशन भी यानी कि यहाँ से ले सकते थे, लेकिन क्योंकि देखो फैमिली इंफॉर्मेशन एक ही होती है ना उसकी, जो भी एक एम्प्लॉय होगा उसकी एक इंफॉर्मेशन होगी फैमिली। और अगर आपको मैं इससे और अच्छा तरीका बताऊं, वो ये कि अभी देखो, यानी कि ये मास्टर टेबल बना है और ये हमारा क्या बना है, फॉरेन टेबल बना है, यानी कि एम्प्लॉय ID एक होगा और यहाँ पे जो है बाकी मल्टीपल आ सकते हैं, एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट फैमिली इंफॉर्मेशन ज्यादा आ सकती हैं। लेकिन अगर आप इसी को उल्ट कर लेते ना, अगर यानी कि इधर आप फैमिली एम्प्लॉय फैमिली इंफॉर्मेशन का टेबल बना लेते या एम्प्लॉय फैमिली डिटेल का टेबल बना लेते, और वहां पे एक ID होता है एम्प्लॉय फैमिली ID, उसका फायदा क्या होना था। और होता भी ऐसे ही है, इवन के नादरा की जो ERD इम्प्लीमेंट हुई है ना वो ऐसी हुई है कि एक फैमिली की एक ID होती है। उसका फायदा क्या होता है फिर, फॉर एग्जाम्पल इसी एम्प्लॉय का अगर भाई बहन या ऐसा रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन में होता है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली एक ही है, अगर वो इधर ज्वाइन करता है तो सिर्फ उसके कॉलम में हमने सिर्फ ये फैमिली डिटेल ID लिखना था बस। बाकी फैमिली, क्योंकि उसकी भी फैमिली सेम है और वो जो दूसरा ब्रदर है उसकी भी फैमिली सेम है। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है कि पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ये बनी, उसके बाद उसकी यानी कि एक एक तो यहाँ पे एक ये फ्लॉ है कि यहाँ पे जिस तरह वो तहरीम ने किया है कि यूनिक की आनी चाहिए थी। अब यूनिक की किस कॉलम पे आती वो अलग थी चीज, कि ये इनका और इनका रिलेशन आपस में 1 to 1 का बनना था कि भाई एक एम्प्लॉय की एक ही फैमिली हो सकती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ के यहाँ पे ये फॉरेन की बनी हुई है तो यहाँ पे जो है ना ये मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। एम्प्लॉय ID आ गया, ठीक है। उसके बाद फुल नेम आ गया, सेक्स आ गया, रिलेशनशिप ID आ गया, NIC आ गया, रिलेशन आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, डिपेंडेंट्स आ गया, कंप्लीट एड्रेस और पॉलिटिकल। ठीक है, यहाँ पे जेंडर ID एक हमारा बन गया, ठीक है।
रिलीजन बन गया, ठीक है। तो इसके अलावा कास्ट का भी तो इधर भी और इधर भी दोनों जगह बन सकता था ना, सेम अगेन। ऑक्यूपेशन भी यानी कि यूजर से नहीं लेंगे हम। बाकी डिपेंडेंट ठीक है। बाकी रिलेशनशिप आईडी, अच्छा इसका मैंने ख्याल टेबल नहीं फिर इधर आया, लेकिन ठीक है, ये भी ठीक किया होगा। सही है। ये बहुत अच्छी चीज ऐड की है, एक एडिशनल चीज के एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट नंबर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसे सैलरी तो पे होनी है। ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई एम्प्लॉय आईडी, एनआईसी आईडी, बैंक नेम, अकाउंट नंबर। बिल्कुल ठीक है। एकेडमिक एम्प्लॉय आईडी। अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज चेक करो कि मुबीन ने जो सोचा ना, वो इस टेबल को मास्टर करते हुए बाकी इसके अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। यानी कि जो जिस तरह मुबीन ने सोचा ना, उसने मेन इंफॉर्मेशन को सब इंफॉर्मेशन में डिवाइड किया है। जबकि हम जो अभी तक जो पहली दो टीआरटी देखी थी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हम क्या करते, इसको एज अ मास्टर टेबल बना लेते और एकेडमिक आईडी इधर ले लेते और एकेडमिक आईडी को इसमें ऐड करते। ठीक है। तो ये दोनों अप्रोचेस हमें जब हम लाइव बना रहे होते हैं, ये चीजें सोचनी पड़ती है कि क्या हमें इंफॉर्मेशन को डिवाइड करना चाहिए या हमें, यानी कि इसको जिस तरह भी ये अगर, यानी कि पहली जो दो ईआरटी थी उसके मुताबिक वो क्या करते, एकेडमिक का एक यानी कि टेबल बनाते, यहाँ पे लेते एकेडमिक आईडी और इसको प्राइमरी की बनाते और इसको यहाँ पे लाके फॉरेन की बनाते। ठीक है। यानी कि एकेडमिक आईडी को यहाँ पे इंपोर्ट करते वो। ठीक है। तो ये यानी कि डिफरेंट वे है सोचने का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर आप देखो कि इस टेबल को, इस टेबल को, इस टेबल को, इस टेबल को अगर मिलाओ तो ये एक ही इंफॉर्मेशन बन रही है। यानी कि यहाँ पे आपके पास बैंक अकाउंट आईडी आ जाएगा, यहाँ पे आपका एकेडमिक आईडी आ जाएगा और जिस तरह यहाँ पे आपके पास फैमिली डिटेल आ जाएगा। अगर देखा जाए ना, अप्रोच वो वाली अच्छी है कि आईडी आए हमारे मास्टर टेबल में, आईडी आए उसके साथ हम ज्वाइन लगाएं। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि वो चीज हो। ये आस्ता आस्ता जब यानी कि फुल रिक्वायरमेंट हमारे, रियल टाइम रिक्वायरमेंट हमारे पास हुआ करेगी, तब हम ये चीज सोचा करेंगे क्या हमें इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करना चाहिए या हमें एक सेपरेट टेबल बना के उसके अंदर वो टेबल के कॉलम को इंपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें जो है ना देख के सोच समझ के करनी होती हैं। अच्छा जी। एकेडमिक में इंस्टीट्यूट नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अच्छा जी। स्टैंडर्ड आईडी। आईडी मतलब अंडर मैट्रिक, मैट्रिक, एफएससी, हाँ ये चीज। सही। अब ये देखो, ये भी वही अप्रोच यूज हुई भी है कि भाई एम्प्लॉय एड्रेस जो है ना, यानी कि वो अलग से एक टेबल मेंटेन कर लिया। ठीक है ना। जबकि अभी तक जो हमने देखे थे वो ये इन्फॉर्मेशन भी वो इसी टेबल में आ रही थी। ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है ये, कि अब इस केस में ना, इस केस में जो है ना ये वाली चीज वैलिड है। उस केस में तो मैं कह रहा था कि अगर आप आईडी आए तो वो ज्यादा, अब इस केस में क्यों वैलिड है ये वाली चीज? वो इसलिए कि एक एम्प्लॉय के मल्टीपल एड्रेस भी हो सकते हैं और होते भी हैं। और अक्सर आपने फॉर्म पे देखा होगा कि परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस। ठीक है। तो वो जो इधर जो है ना एक फील्ड ली जाती है, उस केसेस में एक फील्ड ली जाती है जिसमें टाइप होती है वन या टू या जो भी उन्होंने टाइप रखी होगी। एक टाइप यानी वन के अगेंस्ट परमानेंट एड्रेस आएगा और टू के अगेंस्ट टेम्परेरी आएगा। तो हमें सिर्फ उस टाइप से पता चल जाएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है इस टेबल में, वो परमानेंट है या टेम्परेरी है। बजाय इसके कि हम परमानेंट, परमानेंट के लिए यानी कि वो अलग से बनाए और टेम्परेरी के लिए अलग से बनाए। और जो कि ये यहाँ पे लिया है, लेकिन एड्रेस है, हाँ ये देखो ये वाला। इस अप्रोच के लिए हमें जो है ना इस टेबल को सेग्रीगेट करना दी बेस्ट अप्रोच है ये। कि भाई हमने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेग्रीगेट किया है, ये दी बेस्ट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉय के मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के कहीं और चला जाता है, एड्रेस चेंज कर लेता है, लेकिन वो रिकॉर्ड हमने डिलीट तो नहीं ना करना।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक और एम्प्लॉय का एड्रेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके यानी कि हमने चीजों को देखना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करना है और कौन सी को नहीं। लेकिन इस अप्रोच के लिए कि अगर हम अकाउंट आईडी यहाँ पे ले आते तो वो इसलिए बेस्ट था कि वो सेम अकाउंट एकेडमिक आईडी में भी किसी और एकेडमिक आईडी तो चलो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह ये फैमिली डिटेल है मे भी किसी और की भी सेम हो, इवन के उसके भाई की सेम होगी। बाकी इस केस में भी नहीं ला सकते क्योंकि अकाउंट नंबर तो हर किसी का डिफरेंट होगा। ठीक है, माशाल्लाह सबको जो है ना सबकी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये कह लो कि इतनी एआरडी की समझ भी ना इतनी आसानी से नहीं आती। कि भाई आप लोगों ने जिस तरह टेबल बनाया है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बनाया है, कोई इसमें वो नहीं है। जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो आस्ता आस्ता समझ आना शुरू हो जाती हैं। और ये पता होता क्या है कि जब भी किसी सिस्टम की एआरडी डायग्राम बनती है तो ऐसा नहीं होता कि एक बंदा यानी कि कॉपी पेंसिल लेता है बनाता है और सबमिट करा देता है कि हाँ जी ये यानी कि डीबीए को दे देता है कि भाई ये डेटाबेस बना दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता, यानी कि उसके लिए चार पांच लोग बैठते हैं, आप लोगों ने मशवरा दिया, दूसरे ने मशवरा दिया, तो इस तरह करके जो है ना यानी कि होता है कि किसी के पॉइंट सही हो रहे होते हैं, किसी के गलत हो रहे होते हैं, तो वहां पे ऑन ऑन डिस्कशन पे जो है ना ये सारी चीजें फाइनलाइज होती हैं। तो अभी तक जो है ना यानी कि ये सबका ठीक है। बाकी जो पॉइंट मैंने बताया वो आप लोगों ने देख ही लिया होंगे। अच्छा चलो ठीक है, हमारे बाद में सबमिट कराए। अच्छा, अब एक चीज नोट करो कि ये जो आप लोगों ने ईआरडी वगैरह बनाई है, ये यहाँ पे ना ये देखो इस तरह का सिंबल शो कर रहा है और यहाँ पे इस तरह का यानी कि की शो कर रहा है। ये जो हमारे टेबल या हमारे एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो तीन किस्म के बनते हैं। ठीक है, वो तीन किस्म के रिलेशनशिप क्या होते हैं कि वन टू वन, ठीक है, वन टू मैनी और मैनी टू वन। वन टू वन क्या होता है, जो जिस तरह यानी कि कह लो कि तहरीम का बना था, ठीक है ना, ये वन टू वन रिलेशन बने हुए थे जिस तरह यहाँ पे भी बना हुआ है, ये वन टू वन रिलेशन है। ठीक है, एक होता है वन टू मैनी, कि भाई यानी कि वन टू वन होता है कि भाई इस टेबल में भी वो एक ही रिकॉर्ड यानी इस टेबल का रिकॉर्ड एक ही रिकॉर्ड होगा दूसरे टेबल में। ठीक है, और वन टू मैनी क्या होता है कि इसका एक रिकॉर्ड मल्टीपल हो सकता है, जिस तरह के ये बने हुए हैं, ये आपस में बने हुए हैं, ये यानी कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड इस टेबल में ये मल्टीपल हो सकते हैं। सेम इसी तरह ये जेंडर बना हुआ है, यानी कि यहाँ का ये एक रिकॉर्ड जेंडर मेल जो है वो कितने ऐसे रिकॉर्ड के साथ है जो मेल आएगा। ठीक है, तो इस तरह जो एक होता है मैनी टू मैनी। ठीक है, और मैनी टू मैनी कब यूज होता है ये हम देखेंगे बाद में कि मैनी टू मैनी कब यूज होता है। अभी आप तक आप लोगों ने देखा होगा कि मैनी टू मैनी नहीं हमने देखा किसी केस में भी हमारे पास ये चीजें सेम नहीं बनी। ठीक है, या तो की बन रही है इधर या ये इन्फिनिटी साइन जो है ये बन रहा है। और इन्फिनिटी साइन का यही मतलब होता है कि मैनी, यानी कि जितने मर्जी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक हमारे पास टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैनी टू मैनी आपस में रिलेशन बनाता है। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन देखना हो तो वो भी देख सकते हो कि मैनी टू मैनी रिलेशन किस किस टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं तो यानी कि हम जब रियल टाइम पे आएंगे तो तब भी हम लोग देख सकते हैं। तो मोस्टली जो ये जो मैनी टू मैनी के रिलेशन है ना, ये हिस्ट्री टेबल या इंफॉर्मेटिक टेबल या ऐसे टेबल जिसके अंदर जो है ना यानी कि कोई की नहीं होती, कोई की नहीं मतलब कि प्राइमरी की नहीं होती, यूनिक की नहीं होती। ठीक है, इस तरह की कीज नहीं उस टेबल पे होती, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन डंप करनी हो उसके साथ जो है ना हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशन बनते हैं। और ये बात तो ऑब्जर्व है ना कि भाई कि भाई अगर हमारे पास प्राइमरी की आ गई या यूनिक की आ गई तो वो जाहिर सी बात है वो रो तो फिर यूनिक हो जाएगी, तो वो मैनी टू मैनी का रिलेशन नहीं बनाएगी। तो इसलिए जो है ना हम मैनी टू मैनी को देखेंगे भी और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यही हम मैं कहता है कि इनके हिस्ट्री टेबल भी मेंटेन करो, तो फिर जब आप लोगों को चीज पता चलती है यार हिस्ट्री, क्योंकि एक एड्रेस उसने अपडेट किया बेशक ये वाली फील्ड की, दूसरे टेबल में वो चला गया, तो अगर हमने वहां पे की लगा दी सेम रिकॉर्ड दूसरी बार फिर आ गया। उसने यहाँ पे सिटी लाहौर था, लाहौर को रावलपिंडी किया, हिस्ट्री में चला गया, रावलपिंडी से फिर लाहौर किया फिर हिस्ट्री में गया, फिर लाहौर से रावलपिंडी किया फिर हिस्ट्री में गया, तो कितनी बार वो हिस्ट्री में जा रहा है। और अगर हमने उसके ऊपर कोई की लगा दी यानी कि यूनिक की या प्राइमरी की लगा दी तो वो तो बैठ जाएगा हमारा टेबल फिर। तो इसलिए जो हिस्ट्री के टेबल्स होते हैं ना वो कह लो कि इनफिनाइट डेटा होता है उसके अंदर।
अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, रिलेशनशिप 3 किस्म के होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि जितना माशाल्लाह आप लोगों को कंसेप्ट हो गया ये क्लियर, यानी कि कोई कंफ्यूजन होगी। 1 to 1, 1 to many और many to many। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, एक चीज याद रखना कि जो है ना, जब भी एक टेबल क्रिएट होता है ना, 5 किस्म के कॉलम डिफॉल्ट बनाना है, आप लोगों ने डिफॉल्ट बनाने हैं उसके अंदर। यानी कि आपकी सोच कहती है कि बने या ना बने, लेकिन अगर वो 5 कॉलम आप लोग बनाओगे ना, तो आपकी जो टीबी है ना, उसकी कह लो कि रिलायबिलिटी जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी कि भाई इसके अंदर इंफॉर्मेशन आई कहाँ से, आई कब, ये इस तरह की सारी चीजें। अब देखो, किसी ने भी ये चीज मेंटेन नहीं की कि डेट के लिहाज से कि ये फॉर्म या ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कब सबमिट हुई। अगर हमने ये चीज निकालनी हो कि भाई इसने ये फॉर्म कब सबमिट करवाया है, हम नहीं निकाल सकते, ये वाला डाटा हमारे पास नहीं है। या किसने सबमिट करवाया है, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि इस टेबल में कि भाई किसने ये फॉर्म जो है ना सबमिट कराया है। ठीक है। या अगर वो कह दे कि इस फॉर्म को बाद में मॉडिफाई किया है, जिस तरह की होता है अक्सर वेबसाइट पे कि भाई आप पहले लिखते हो ड्राफ्ट, नीचे एक ड्राफ्ट का बटन होता है, ड्राफ्ट पे क्लिक करते तो वो एज अ ड्राफ्ट आपके पास सेव हो जाता है, यानी कि पीछे डीबी में सेव हो जाता है। बाद में फिर आप अपडेट करते हो, फिर सेव करते हो, यानी इस तरह की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा होता है जो कि आपको नहीं पता होता। और अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा तो वो जो है ना, कह लो कि इंफॉर्मेशन अब लूज कर रहा है। कल को किसी ने भी पूछ लिया कि भाई हाँ इसका पहला रिकॉर्ड क्या था, या इसने इंटर क्या किया था, बाद में ये चेंज हुआ है, तो आप इसको नहीं बता सकते। ठीक है। तो ये जो 5 कॉलम है ना, इसमें से एक कॉलम तो कह लो कि डिपेंड करता है आपके टेबल के उस पे कि भाई उसमें वो चीज यूज हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन बाकी जो 4 कॉलम है ना, वो मस्ट आप लोगों ने रखने ही रखने हैं। यानी कि हर टेबल में वो कॉलम होने ही चाहिए। एक है क्रिएट बाय का, कि यानी कि वो जो उस टेबल में जो रिकॉर्ड आया है वो क्रिएट किसने किया है। फिर एक है क्रिएट डेट टाइम, कि वो जो रिकॉर्ड उस टेबल में आया है वो किस वक्त और किस टाइम पे जो है ना, यानी कि किस दिन और किस टाइम पे जो है ना वो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। फिर एक कॉलम होता है मॉडिफाई बाय का, कि जब उससे कोई मॉडिफाई करने आया है तो उसको मॉडिफाई किसने किया है। ठीक है। और फिर एक कॉलम है मॉडिफाई डेट एंड टाइम, यानी कि जब वो मॉडिफाई किया था उस दिन डेट क्या थी और उस दिन टाइम क्या था। ये जो 4 कॉलम है ना, ये मस्ट आपके, चाहे वो मास्टर टेबल हो, चाहे वो लुकअप टेबल हो, चाहे वो मैपिंग टेबल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेबल हो, आप लोगों ने उसके अंदर ये 4 कॉलम लाजमी क्रिएट किया कर। ठीक है। और ये 4 कॉलम, यानी कि टेबल नेम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, कॉलम नेम से ही, कि क्या इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो 5वां कॉलम मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो है इज एक्टिव का। अच्छा, इज एक्टिव का जो है ना, मैंने आपको क्यों कहा कि भाई ये खास टेबल में ही यूज होता है, मोस्टली टेबल में ये यूज होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके उस टेबल में जो है ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो एक्टिव डीएक्टिव हो सकती है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, इधर जो है रिलेशनशिप आईडी, इसमें अगर एक्टिव का टेबल होता तो क्लाइंट बेस्ड रिक्वेस्ट पे हम कह सकते थे कि भाई ठीक है, ये वाला रिलेशन एक्टिव कर दो, ये वाला एक्टिव कर दो, ये वाला एक्टिव कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख लो कि अभी यहाँ पे वीजे जो है ना, यानी कि फर्स्ट जो ब्लड रिलेशन है उनको जो है ना हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले और भी कजन्स को, सब कजन्स को, उनको कर सकते थे। उन्होंने क्या किया कि रिलेशनशिप में जो थे सब कजन कजन ये वो, उनको डीएक्टिव कर दिया। अब वो मुझे ड्रॉप डाउन में वो शो ही नहीं हो रहे, हालांकि डाटा उनके पास सेव है। ऐसा नहीं कि टेबल में से डाटा डिलीट किया है उन्होंने, उन्होंने उनको डीएक्टिव कर दिया है। अब कल को गवर्नमेंट फिर कहती है कि भाई नहीं, आप रिलेशनशिप पे जो है ना कजन को भी फिर डाल दो, कजन को डाल दो, अंकल को डाल दो, ठीक है, आंटीज को डाल दो, आप फिर डाल दो ये, तो वो रिलेशनशिप में उस फील्ड को आके दोबारा एक्टिव कर देंगे। सेम इसी तरह जेंडर है, किसी एप्लीकेशन, यानी कि हम कहते हैं ना जेंडर टू है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखो तो मल्टीपल जेंडर आ चुकी हुई है। ठीक है। तो उस जेंडर के लिहाज से भी देखा जाता है, मैरिटल स्टेटस देख लो। ठीक है, कौन सा रखना है। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन सिर्फ जो है, यानी कि बैचलर और मैरिड पर्सन को कर रही हो, लेकिन कल को एप्लीकेशन आ गई है कि भाई जो डिवोर्स पर्सन है उनको भी अलाउ करो। तो सिर्फ आपने रिलेशनशिप डालनी है, और वो कहते हैं नहीं ये टेम्परेरी अलाउ है, 1 महीने के लिए अलाउ है, तो वो 1 महीने के लिए एक्टिव रखो उस फील्ड में। जब वो कहेंगे भाई हाँ डिवोर्स पर्सन को दोबारा डीएक्टिव करते हो, वो एडमिशन नहीं ले सकते हमारी इंस्टीट्यूट में,
तो वो डिवोर्स वाले को दोबारा डीएक्टिव कर देंगे। ठीक है। इज एक्टिव की फील्ड डिपेंड करती है कि उस टेबल में आएगी कि नहीं आएगी। सेम इसी तरह कंट्री का है कि भाई यूनिवर्सिटीज फलाने फलाने कंट्रीज में या फलाने फलाने सिटीज में सपोर्ट कर रही हैं, तो जिस जिस सिटीज में या कंट्री में सपोर्ट कर रही है उसे इज एक्टिव कर दो, नहीं कर रही उसमें डीएक्टिव कर दो। जिसमें टेम्परेरी दोबारा यानी कि ओपन हो रही है दोबारा एक्टिव कर दो। ठीक है। तो इस तरह प्ले करना होता है हमने चीजों को। तो ये 5 कॉलम है जो इंपॉर्टेंट है, जो इज एक्टिव डिपेंड करता है आपने किस कॉलम में लेना है। बाकी 4 तो आपने मोस्टली कॉलम में लेने हैं, किसी में नहीं लेना तो वो एक बहुत रियल सिचुएशन आती है कि हमें यहाँ पे ना लेना पड़े। बाकी अभी हम दोबारा 10 मिनट बाद मीटिंग कॉल करते हैं, तो अबूजर जो है ना इंशाल्लाह वो फिर उस आगे हम जो है ना डिस्कस करते हैं।